हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने। जो हम बात कर रहे थे कि कास्ट सिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म होती हुई आई है भारत के अंदर। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन की जो पहले बाउंड्रीज थी वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से, या फिर वो जो बाउंड्रीज हैं वो पहले जो ज़्यादा थिक हुआ करती थी बाउंड्रीज वो थिन हो गई हैं, या फिर कास्ट का जो फैक्टर है भारत के अंदर वो वीक किन किन कारणों से हुआ है। तो हमने उसके पीछे प्रोमिनेंटली कुछ 5-6 कारण पढ़े थे। एक था संस्कृताइजेशन, दूसरा था वेस्टर्नाइजेशन, तीसरा था मॉडर्नाइजेशन, चौथा था इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, और लास्ट था स्टेट का भी कुछ ना कुछ रोल रहा है कास्ट के फैक्टर को वीक करने के लिए। कास्ट का फैक्टर वैसे स्ट्रांग होना अच्छी बात होती है क्या? बताओ। नहीं ना, अच्छी बात तो नहीं है। उसकी वजह से डिविजन्स होंगी, लोग अपने पराये का फ़र्क करेंगे, वी और दे फीलिंग को प्रमोट करेंगे, और साथ मिल बैठकर बैठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, और भेदभाव करेंगे। कुछ लोग अनटचेबिलिटी का शिकार बनेंगे, डिसमिशन का शिकार बनेंगे। तो वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। इससे कुछ लोग जो हैं उनकी डिग्निटी, उनका वर्चस्व तो बहुत हाई रहता है समाज के अंदर, लेकिन कुछ लोगों की जो बेसिक डिग्निटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डिग्निटी, कि यार इंसान के शरीर में जन्म लिया है तो इन जितनी इज्जत एक इंसानी शरीर को मिलनी चाहिए उतनी तो मिले। लेकिन कास्ट सिस्टम की वजह से प्राचीन भारत के इतिहास से ही हमारे देश में देखा गया है कि जो कास्ट सिस्टम है, कुछ लोगों के साथ इस सिस्टम ने ऐसा अन्याय करा है कि उनकी जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, बेसिक इंसानी लेवल पर जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली लोगों को। और इसके साथ साथ डिग्निटी तो कम हुई है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन, कुछ चीज़ों का कुछ लोग शिकार भी रहे हैं, लाइक एक्सप्लॉयटेशन, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी से उत्पन्न होने वाली डिस्क्रिमिनेशन। तो वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है समाज में। ठीक है, अब ये सब जब फैक्टर्स भारत के अंदर देखे गए, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, और स्टेट का रोल, जिसकी वजह से कास्ट का जो फैक्टर है, कास्ट का जो फैक्टर है वो वीक बना, वो कमज़ोर बना। तो अब हम ये कह सकते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम ने प्राचीन भारत के इतिहास से एंशियंट पास्ट में इंडिया में अपनी जड़ें जो हैं वो टिकाना शुरू करी थी। वक्त आगे बीता, हम पहुंच जाते हैं मिडीवल इंडिया तक। वो जड़ें गहरी हो गई, वो जड़ें इंटैक्ट हो गई। फिर अगर हम बात करें जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, और प्लस जब हमें आज़ादी मिल गई, तो मैंने आपको बताया था लोग इस सामाजिक असमानताओं को प्राकृतिक मानने लग गए। सोशल इनइक्वालिटी को नेचुरल इनइक्वालिटी मानने लग गए कि भगवान ने ऐसा करके भेजा होगा। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये सब फिनोमेना विटनेस करे गए हमारे देश में, हमारे समाज में, प्लस सरकारों ने भी अहम भूमिका निभाई, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो ट्रेंड ऐसे बढ़ रहा था, बढ़ने का मतलब ये गहरा होता चल रहा था, अब इसने एक यू टर्न मारना शुरू कर दिया। और जिस पॉइंट से इसने यू टर्न मारना शुरू करा है, तो आप ये कह सकते हो कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है
अब वो एक भारत के अंदर नई डायमेंशन के साथ आप उसको देख सकते हो। उसकी नई डायमेंशंस जो हैं वो शुरू हो गई हैं। उसका एक बिल्कुल ही नया आउटलुक जो है वो विटनेस करा जाने लगा है। ये चीज़ देखो यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, कास्ट सिस्टम की जो हालात भारत के अंदर चलते थे, गली मोहल्ले में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह हालात बदल ही गए हैं। कास्ट सिस्टम ने पूरी की पूरी तरीके से यूटर्न मार लिया। नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, जर्नल तरीके से जब कुछ चीज़ समाज के अंदर होती है, मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर जब चेंज होता है, 85%, 75%, मोर देन 50% जब चीज़ें चेंज होने लग जाती है तो हम कहते हैं यस चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस विटनेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम की नई डायमेंशंस आ गई, नए आउटलुक के साथ हम उसको देखने लगे और नए तरीके से, न्यूली तरीके से भारत के अंदर कास्ट सिस्टम जो है वो करने लगा इवॉल्व। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हमने इतने सारे जो पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उन सारे फैक्टर्स की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि कास्ट सिस्टम अब एक नई आउटलुक के साथ, डायमेंशन के साथ और नए तरीके से भारत के अंदर इवॉल्व कर चुका है। अब किस तरीके से कास्ट सिस्टम इवॉल्व कर चुका है, उन तरीकों को जानते हैं, उन तौर तरीकों को हम लोग जानते हैं। नंबर 1 है जो ट्रेंड है इंटरकास्ट मैरिज को लेकर। अब ट्रेंड को तो छोड़ ही दो, सबसे बड़ी बात पहले तो हम यही कर लेते हैं, ट्रेंड शब्द को हम बाद में पकड़ेंगे, पहले बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज की। इंटरकास्ट मैरिज धीरे धीरे करके भारत के अंदर अब एक एक्सेप्टेबल फिनोमेना बनता जा रहा है। और इस एक्सेप्टेबल फिनोमेना में जो ट्रेंड देखा गया है वो ये देखा गया है कि पहले लोग शादी जो करते थे वो अपनी ही कास्ट में करते थे, उसको दोस्तों हम बोलते हैं इंट्रा कास्ट। कि एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति अपने घर परिवार वालों को, अपने बेटे को ये समझा रहा है, उसके घर परिवार में ऐसी बातें हो रही कि तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण परिवार में ही होगी, इससे नीचे के वर्ण में हम लोगों का शादी करना वर्जित है, हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें घर परिवार में चलती थी। एक बाप, एक मर्द जो कि अपने पास ये टैग रखा हुआ है कि हम क्षत्रिय हैं, तो वो अपने घर परिवार में यही समझाएगा कि हम क्षत्रियों में ही शादी करेंगे। ऐसा क्यों माना जाता था? लोगों के दिमाग में, उनकी साइकोलॉजी में एक बिलीफ सिस्टम जो था, एक जो उनकी सोच थी, वो काफी गहराई के साथ इनग्रेन्ड थी, मतलब बसी हुई थी। वो क्या कि ये ब्राह्मण अगर हम लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण कास्ट में होना या ब्राह्मण होना ये हमारे एक पर्टिकुलर काइंड के खून की पहचान है। अगर हम ब्राह्मण परिवार में ही शादी करते हैं तो ये जो ब्लड है हमारा, ये रहेगा इंटैक्ट, और ब्राह्मण अपने इस खून को मान रहे हैं कि ये उनका प्योर ब्लड, जो बिल्कुल ऐसा है कि हमने किसी और बिरादरी में शादी नहीं करी है, हम ब्राह्मण ब्राह्मणों में शादी करते हैं, हम क्षत्रिय क्षत्रियों में शादी करते हैं, तो हमारा जो खून है वो प्योर है। और वो प्योर कब रहेगा? जब घर परिवार में ब्राह्मण परिवार से ही दामाद आएगा या फिर बहू आएगी।
लड़की के घर पे ये वाली बातें चल रही हैं, अगर किसी लड़की के घर में, तो लड़का ढूंढा जाएगा ब्राह्मण, तो दामाद आ गया घर पे ब्राह्मण। और किसी लड़की के घर में बातें चल रही तो लड़की ढूंढी जाएगी ब्राह्मण, तो घर पर डॉटर इन लॉ जो बहू है वो आ गई ब्राह्मण। ऐसी क्षत्रिय जो है वो क्षत्रियों में शादी कर रहे हैं, वैश्यों में शादी कर रहे हैं। अब माना क्या जाने लगा, लोगों की साइकोलॉजी में क्या बिलीफ सिस्टम इनग्रेंड हो गया कि अगर हमारा बेटा ब्राह्मण है या हमारी बेटी ब्राह्मण है और कल को वो किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, इनको किसी को पकड़कर ये बोलते हैं कि पापा मम्मा हमें इनसे शादी करनी है, और शादी हो गई, तो कल को जो ऑफस्प्रिंग, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, जो नया बच्चा पैदा होगा, अभी नया बच्चा कैसे पैदा हुआ है, माँ या बाप में से एक जन है ब्राह्मण, दूसरा वाला है क्षत्रिय। माँ या बाप में से एक जन है ब्राह्मण, दूसरा वाला है वैश्य। माँ या बाप में से एक जन ब्राह्मण है, दूसरा वाला है शूद्र। तो ऐसा मानते थे लोग, अभी तक बहुत सारी जगहों पर भी भारत में ये चीज़ मानी जाती है कि जो अब हमारे खानदान का जो प्योर ब्लड है वो प्योर नहीं रहा, क्योंकि एक मेल या फीमेल की बॉडी अभी तक ब्राह्मण थी, लेकिन बच्चा जो है किसी सिंगल कंट्रीब्यूशन से तो पैदा होगा नहीं, 50% मेल के कंट्रीब्यूशन से, 50% फीमेल के कंट्रीब्यूशन से। और कल को घर परिवार में जिसमें लड़के की शादी या लड़की की शादी हुई है, सामने वाला जो पार्टनर है जिसका 50% योगदान है बच्चे को पैदा करने में, अगला 50% जो योगदान है, अगर वो किसी और वर्ण से बिलोंग करते हैं, तो बच्चे के अंदर, अब जो नया बच्चा होगा उसके अंदर दो अलग अलग वर्ण के, दो अलग अलग कास्ट का खून है। अब जब ये बच्चा घर परिवार जब आगे बढ़ाएगा, तो ये अपने खानदान के प्योर ब्लड को लेकर घर परिवार आगे नहीं बढ़ा रहा है, अब ये ब्लड चेंज हो चुका है। ये थिंकिंग थी। तो देखो, जो मैंने आपसे बात कही उसको एक टर्म के अंदर राइटर यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्योरिटी ऑफ ब्लड। ये मेन मकसद होता था कि कास्ट सिस्टम इतना इंटैक्ट क्यों रहता था, क्यों लोग इंटर कास्ट मैरिज ना कर कर, जब आप विद इन द कास्ट अपने मैरिज करते हो, हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रा कास्ट मैरिज। इसलिए ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति ब्राह्मणों में शादी करना चाहता था, करवाना चाहता था अपनी बेटी की, क्षत्रिय क्षत्रियों में, वैश्य वैश्यों में, शूद्र शूद्रों में। तो इंटर कास्ट मैरिजेस को या इंटर कास्ट मैरिजेस के ऊपर इसलिए रोक टोक थी, इसलिए वो समाज की नज़रों में या सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सही नहीं माने जाते थे, इसलिए दे वर सोशली फॉरबिडन, उन पे रोक टोक थी। और बात यहां पर सिर्फ समाज के अंदर फिर ऐसी नहीं चलती थी कि उनकी लड़की ने लव मैरिज कर ली, उनके लड़के ने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज के साथ, लव मैरिज तो चलो एक बहुत ही बड़ी चीज होगी, लेकिन लव मैरिज के साथ और भी बड़ी चीज तब हो जाएगी, और भी ज्यादा ताने, या समाज के अंदर जब हम कहते हैं कि लोगों के मुंह खोलना, लोगों का भौंकना जब शुरू हो जाता है, तो वो इस बात को लेकर और ज्यादा हो जाता था कि लड़के या लड़की ने लव मैरिज तो करी है, लेकिन लव मैरिज के साथ दूसरी कास्ट, दूसरे वर्ण में शादी कर ली। मैं ब्राह्मण हूं और मैं कल को किसी बनिया लड़की को, वैश्य को घर ले आया, क्षत्रिय को घर ले आया, शूद्र लड़की को घर ले आया, तो लव मैरिज के साथ साथ मेरे बारे में बातें समाज में उस जमाने में, पुराने जमाने में और ज्यादा हो सकती थी कि लव मैरिज तो करी इनके बेटे ने, लेकिन अपने कुल, अपनी बिरादरी में, अपने कास्ट में, अपने वर्ण में भी शादी नहीं करी, दूसरे वर्ण के वो ले आए, लड़की ले आए ये लोग, और माँ बाप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और अब इनका जो ब्लड है वो प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण कुल की लड़की नहीं है वो लोग, ये लोग ब्राह्मण है। अब दो अलग अलग खून इनके घर परिवार में बहेंगे, और आगे चलकर अब अगर इनका बेटा होता है, तो जब वो परिवार की नींव संभालेगा, जब वो जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, तो अभी तक इनके खानदान में जो प्योर ब्लड जो चलता था, अब उस ब्लड में प्योरिटी नहीं, अब उस ब्लड के अंदर मिक्सचर है। ये थिंकिंग लोगों की थी।
लेकिन आपने ये सब फैक्टर पढ़े थे, संस्कृताइजेशन, इसको तो चलो हटा दो, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होने लगा? इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज पैदा हुई। इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज देखो ऐसे पैदा होने लगी जब लोग पढ़ लिख गए। हमारी सोसाइटी में जब मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब फैक्टर्स ने, अभी हम सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब फैक्टर्स ने जब साथ में कदम रखा तो लोगों ने शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट करी, लोगों ने थोड़ा सा रैशनल और साइंटिफिक आउटलुक अपनाना शुरू करा, प्लस लोग शहरों में जाकर रहने लगे। और शहरों में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अर्बन एरियाज में लोगों को अपने प्रॉफिट, अपने काम से मतलब होता है। तो मान लो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ ना, ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज किस बात की? मान लो मैं किसी जगह पर वर्क कर रहा हूं और मेरे दिमाग में ये रहता है कि मेरी बीवी भी वर्किंग होनी चाहिए, उसकी और मेरी कमाई अगर घर में साथ में आएगी तो हमारे घर परिवार में कल को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेट्रोपॉलिटन शहर में, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ इतने खर्चे हैं, जहाँ इतनी महंगाई है, वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं और मेरी बीवी मिलकर दोनों कमाएंगे तो कल को फैमिली प्लानिंग के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, बच्चों को भी अच्छे स्कूल भेज सकेंगे और कभी किसी चीज़ के लिए हाथ जो है वो सिकोड़ने नहीं पड़ेंगे। और मुझे मान लो कि ऐसी कोई पार्टनर मेरी जॉब में या मेरे कॉलेज में अगर ऐसी कोई मिल गई, या किसी लड़की को कोई ऐसा लड़का मिल गया, तो वो उसके अंदर अपने फ्यूचर में स्टेबिलिटी ज़्यादा देख रहे हैं एज कंपेयर टू कास्ट। और ये क्यों हुआ? ये नेसेसिटी क्यों हुई? क्योंकि वो दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, वो दोनों समाज की चीज़ों को रैशनल आउटलुक के साथ समझते हैं। वो शहरों में रह रहे हैं जहां पर ये सब चीज़ें वैसे ही नहीं चलती हैं। जब वो दोनों साथ पढ़ते थे तो उन्होंने कभी एक दूसरे से नहीं पूछा कि तू यार मेरी रोटी खाएगी, मेरे टिफिन में से सैंडविच खाएगी, तू शूद्र तो नहीं है, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों का आउटलुक बड़ा रैशनल है, दोनों रेसिस्ट नहीं है कि मैं काला तू गोरी, तू काली मैं गोरा। वो दोनों मॉडर्न जमाने के लोग हैं, मॉडर्निटी को फॉलो करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल साइंटिफिक आउटलुक के साथ हर चीज को समझते हैं, जानते हैं। तो जब ऐसी इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज बढ़ने लगी तो जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, उसी आधार पर हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस का जो फिनोमेना है वो विटनेस होने लगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो परफॉर्म होती चली जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ती चली जा रही है। आपके घर परिवार में बगल में मान लो कि एक परिवार रहता है, आप क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय हैं, आप उनके घर में लेकिन देखते हो कि इनके घर में कलेश होती रहती है, इनके घर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, इन्होंने अपनी कलेश के चक्कर में बेटी को इतना नहीं पढ़ा रखा, उसको स्कूल नहीं भेजा, उसको कॉलेज नहीं करने दिया, वो हाउसवाइफ ही बनकर रह जाएगी। अब समझने की कोशिश करना इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटी को। अब मान लो वो कितनी भी सुंदर हो, वो हूर की परी हो, लेकिन आप में से अगर कोई मर्द पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा, रैशनल आउटलुक के साथ अपने फ्यूचर को समझने की कोशिश करेगा, तो वो कम से कम अपनी बीवी में इतनी क्वालिटी तो ढूंढेगा कि वो हूर की परी होने के साथ साथ काबिल तो हो, बच्चों को पढ़ा तो सके। आप ही एक्सपेक्ट करोगे भाई हमें नहीं करवाना तुमसे चूल्हा चौका बर्तन, तुम कम से कम ऐसे हो कि कल को अगर मेरी नौकरी चली जाए तो कल को तुम कुछ कर सकोगी क्या? घर चल सकेगा हमारा, या फिर मुझे रिक्शा चलाना पड़ेगा? तो जब लोगों ने इस मेंटेलिटी के साथ समाज में अपने पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिए, तो फिर आपके घर परिवार के बगल में जो एक क्षत्रिय, आप भी थे, क्षत्रिय परिवार वो भी था, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई इसके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी फ्यूचर की मैच नहीं हो रही है, इसके साथ मेरी वाइफ्स मैच नहीं हो रही हैं, कास्ट के अलावा हमारा कुछ मैच नहीं हो रहा है,
कल को अगर भाई मेरी जॉब चली गई तो इसकी एजुकेशन लेवल या फिर इसकी औकात इतनी है कि इसने अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देना है, और मैं तो उसको फ्री फंड में घर में रखने के लिए ला रहा हूँ कि हूर की परी है, बस लाइट चली जाएगी तो इतनी गोरी है, जलाकर उसको बैठा रहूंगा मोमबत्ती की तरह, और ये इतनी सुंदर है तो सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा उस बंदी में अगर कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर काम करते हो जहां पर आपका लाखों का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है, आपके सपने बहुत ऊंचे हैं जिंदगी में कुछ बनने के, कुछ करने के, और आप अभी एक स्ट्रगलिंग फेज में हो या फिर कुछ बन भी गए हो, तो आप हमेशा एक केपेबल, एक काबिल पार्टनर ढूंढोगे। तब आप कास्ट नहीं, उसकी केपेबिलिटी को ज्यादा देखोगे। ये है इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज। जब ये मेंटेलिटी भारत के समाज में आने लगी, तब इंटरकास्ट मैरिजेस जो है उसने अपनी जड़ें बना ली। अब लोग कास्ट के बियॉन्ड भी वो शादी वो कर लेते हैं। अब मान लो आर्यन, गौरव, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, और आपने सोचा पढ़ाई पर ध्यान देना है, और होते होते आप यूपीएससी की जर्नी में आ गए। अब डायरेक्टली जब आप लवासना जाओगे, पास में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी को आपने कस्में वादे नहीं दे रखे हैं कि मैं आईएएस बनने के बाद तेरे से शादी करूंगा, मान लो आप टोटली सिंगल रहे हो और सिंगल हो, और आप लवासना पहुंच जाते हो। अब वहां पर अगर जो भी लड़कियां हैं जो अंडर ट्रेनीज हैं, सारी की सारी केपेबल हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर किसी के साथ मैच होती है और कास्ट उसकी अलग है, मैं तो बल्कि बोलूंगा कि रिलीजन भी अलग है मान लो, लेकिन जो कैपेबिलिटी आप अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे थे, जिस फ्रीक्वेंसी को, जिस स्टैंडर्ड को, जिस एजुकेशन लेवल को, जिस काबिलियत को आप अपने साथ मैच करना चाह रहे थे, ऐसा पार्टनर आपको मिल गया। बस एक फैक्टर है कि उसका कास्ट या रिलीजन अलग है, तो क्या आप उसको लाइफ पार्टनर नहीं बनाओगे? क्या बनाओगे ना? ये चीज़ है। ऐसे ये जो कहाँ गया ये, हाँ, ये इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज जो है, इनको कहा जा रहा है इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटीज। पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि ट्रेंड इंटरकास्ट मैरिजेस के कैसे क्रिएट हुए, बताओ। और अंजलि, इतना ही केपेबल बनना लाइफ में, ठीक है, कि दहेज देना नहीं चाहिए, दहेज आना चाहिए आपके लिए। कौन एक्सेप्ट करेगी? आर्यन के एग्जांपल में मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, दोनों के एक दूसरे से प्यार है। हाँ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन 2015 में रैंक 1 और रैंक 2 की शादी हुई थी, रैंक 3 और रैंक 4 की भी शादी हुई थी। चारों की कास्ट अलग थी, चारों का रिलीजन अलग था। तो बहुत बार आप ऐसे देखोगे, आप यूपीएससी की फील्ड में देखोगे, और कहीं कहीं पर भी लोग, जहाँ पर लोग मतलब शिक्षित हैं, रैशनल आउटलुक रखते हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कास्ट के एस्पेक्ट को, फैक्टर को इतना नहीं देखा जाता। अब जैसे मेरे घर पे इतना रैशनल आउटलुक है, इतनी ब्रॉड थिंकिंग है, कि अगर कोई काबिल लड़की से मैं अपने घर वालों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ धर्म के अनुसार जो दुनिया ने मुझे बताया है, और कल को मैं किसी मुसलमान लड़की को भी लाके खड़ा कर दूं, मेरे मम्मी पापा को कोई आपत्ति नहीं है, जब तक मैं खुश हूं और वो खुश है। ये चीज़ वो मुझसे लाखों करोड़ों बार कह चुके हैं। ठीक है, फिर चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? आर्यन, ऑर्थोडॉक्स को हिंदी में वैसे क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, एक बार आर्यन ने एक टर्म बताई थी मुझे, आर्यन ने बताई थी, पता नहीं किसने बताई थी। अंजलि, क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को, मतलब ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जब पुराने ख्यालात या फिर हम जब ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को मानते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में, क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। थैंक यू। ठीक है, तो जब भी कोई रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हमारे समाज में जो चलती चली आ रही थी, लोगों को जब उनसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए
या फिर रैशनल आउटलुक उनका डेवलप हुआ। लेकिन जब लोगों को, मतलब इतना रैशनल आउटलुक तो लोगों का डेवलप हो ही गया कि सही और गलत की तो समझ उनको आ गई। अब मुझे क्या बताओ, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज किसी भी एस्पेक्ट से सही है क्या? कभी भी इसको जस्टिफाई करा जा सकता है क्या? बताओ। जिस लड़के या लड़की की थिंकिंग अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, आप उसको एक शादी के बंधन में बांध रहे हो। जब तक उनके अंदर सो कॉल्ड मैच्योरिटी, जिसको समाज हमारे हमारी कहती है, जब वो मैच्योरिटी आती है किसी एक छोटी लड़की में, उसका बाल विवाह हो गया है, जब वो मैच्योरिटी जब तक उसके अंदर आएगी ना, तब तक तो उसके पेट में बच्चा आ जाता है, चाहे उसकी बॉडी रेडी हो चाहे ना हो। तो जब ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हमारे देश में चलती थी, जैसे चाइल्ड मैरिज, प्रतिबंध लगना कि विधवा औरतें शादी नहीं करेंगी, देयर वॉज अ बैन ऑन विडो री मैरिज। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी औरत, भगवान ना करे ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी हो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी एक औरत, एक लड़की शादी के बाद कुछ सालों बाद अगर विधवा अगर हो जाती है, ठीक है, इसमें किसकी गलती है? आप उस औरत को या उस लड़की को कहोगे क्या तू मनहूस है, तेरी वजह से तेरा पति मर गया? उसकी गलती है? लड़की के घर वालों की गलती है? लड़की के घर वालों की गलती है कि वो विधवा हो गई? कह रहा कुछ हद तक, थप्पड़ मारो अपने भाई। तो तुमने इंटरव्यू में लाइन बोल दी निर्भय, इसको तो बोल देंगे, इसको तो शूट कर दो यहीं पे और यूपीएससी के गार्डन में ही गाड़ दो। क्या आर्यन जस्टिफाई करना था ना, कैसे गलती है उसकी विधवा होने में उसके घर वालों की? लड़की के घर वालों की मैं बात कर रहा हूं, किसी के भाई संसार में किसी की विधवा होने के पीछे किसी की भी गलती कह सकते हो आप? मैं चाइल्ड मैरिज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सेकंड एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं। कोई भी एक लड़की औरत जीवन में कभी भी विधवा हो गई, किसकी गलती है इसमें? घर अब नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जवानी में अगर कोई एक लड़की विधवा हो गई है, मे नॉट गॉट टू सो, जवानी में कोई एक लड़की विधवा हो गई है और उसकी उम्र लगभग ट्वेंटीज में है, मतलब 20 से 30 के बीच में है, अभी वो जवान है, बताओ, हाँ है ना? जीवन बहुत लंबा है और समाज की नज़रें बहुत बुरी हैं, ये तीनों चीज़ें साथ में काम कर रही हैं, है ना? अगर हम उसको थोड़ा सा कन्विंस करें और वो इस चीज़ में कन्विंस हो जाए कि हाँ, दूसरी शादी कर लेना अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, और मान लो कि जब वो विधवा हुई तो उसके पेट में या उसके पास एक छोटा सा बेटा या बेटी है, अगर वो खुद से स्ट्रगल करते उनको रेस करेगी, तो ये स्ट्रगलिंग फेज ही होगा ना ज़्यादातर औरतों की ज़िंदगी में, भारत के समाज को और एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए, हाँ या ना? इस वास्तविकता को कोई डिनाई कर सकता है? एक विधवा औरत के लिए अपने बच्चों को पालना आसान है भारत के समाज में आज आज के समय में? क्या वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ उनको दे पाएगी? फरारी में घुमाएगी उनको, रोज मॉल में खाना खिलाएगी? पॉसिबल है? और क्या वो सेफ है हर जगह से, हर मर्द की नज़रों से, हर तानों से? इज्जत मिलेगी उसे? आपको पता है, हिंदू रीति रिवाज परंपराओं में जब भी कुछ ऑस्पिशियस होने जा रहा होता है, शुभ होने जा रहा होता है, कहते हैं विधवाओं को मत बुलाओ, अब अब शगुन हो जाएगा। आप जानते हो वाली चीज, सुनिए कभी, है ना? अब उसका पति नहीं तो उसकी क्या गलती, क्या दिक्कत? अगर हम उसके दिल में, हृदय में, उसके मन में एक उम्मीद की रोशनी दोबारा जगाएं कि तुम्हारी, और अगर उसके बाद बच्चा है तो तुम और तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, एक और बार तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत लंबी होती है और अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है।
और ख़ास करके भारत के समाज में। और तब वो लड़की मान लो कि अशिक्षित भी हो, इतनी पढ़ी लिखी ना हो, उसको कोई आसानी से इतनी जॉब ना मिल सके। तो ये शुरू में बहुत बेकार माना जाता था, समाज बड़ा प्रतिबंध लगाता था। मैंने आपको लेक्चर्स में, हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर्स में, ऋषि कपूर की एक मूवी के बारे में बताया था, प्रेम रोग। सुना आपने मेरे लेक्चर्स में इस मूवी का नाम? कभी मैंने बताया था आपको, है ना? या आपने देखी हो? ऐसी अक्षय कुमार की एक मूवी थी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ, अंदाज। उसमें लारा दत्ता उसकी बेस्ट बडी होती है बचपन से। वो सीधे शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो जाती है, और जब उसकी शादी किसी और से हो जाती है तो वो विधवा हो जाती है। तो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम सच एज चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो री मैरिज, बैन टू कन्वर्जन, और सुपीरियर क्लास का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करते हुए काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिवनेस दिखाना, बुरा व्यवहार करना, बुरा बर्ताव करना, अपने वर्चस्व को कायम रखना, और नीचा समझना, गलत तरीके से बात करना, गलत एटीट्यूड दिखाना टुवर्ड्स द लो कास्ट पीपल। यहां पर ध्यान देना, सुपीरियर क्लास, अमीर ज़्यादा की बात हो रही है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लो कास्ट पीपल। इन सब चीज़ों को अलग अलग फेजेस में भारत में, लाइक आज़ादी की लड़ाई के टाइम पर राजा राम मोहन रॉय वगैरह, इन सारे लोगों ने अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एरा में इन सारे इवल्स को, चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, कन्वर्जन, और सुपीरियर क्लास का गलत रवैया टुवर्ड्स लो कास्ट पीपल, इन सारी चीज़ों को चैलेंज करा गया। स्पेशली जब अर्बनाइजेशन का दौर आया, टाउन्स और इंडस्ट्रीज जब बनने लगे ना, तब ये सारी जो बाउंड्रीज हैं वो भी मिटने लगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक चीज प्रूव करके देता हूं। आज के समय में एक विधवा औरत का दोबारा शादी करना और उसको ताने पड़ना, या घर वालों को कन्विंस करना, और उसकी मैट्रिमोनियल साइट पर दोबारा प्रोफाइल बनाना, या फिर किसी को बोलना कि हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को, आप जितनी प्रॉब्लम्स हैं एक विधवा औरत की ज़िंदगी में जितनी हो सकती हैं, उसको जो भी ताने मिलेंगे, कुछ भी होगी, दूसरी शादी करने में जो भी दिक्कत, अड़चन, रुकावट आएगी, आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लो और मुझे सिर्फ इतना आंसर दो, इतना आंसर बताओ, ये चीज़, उस विधवा औरत की दूसरी शादी हो जाना, गांव में ज़्यादा आसान है या फिर शहर में ज़्यादा आसान है? शहर में आसानी से हो जाएगी ना? ऐसा क्यों? शहर में नहीं, बात ये होती है ना, शहर में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नैरो और पेरोकियल माइंडसेट के साथ नहीं देखी जाती है। ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि शहर की हवा लोगों को लग जाती है, लोग जो है वो शहरों में काफ़ी, मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत नंगापन है शहर के लोगों में। एक्चुअली ये ऑर्थोडॉक्स लोग ना शहर के लोगों को इसलिए कोसते हैं क्योंकि ऑर्थोडॉक्स लोगों को ये लगता है कि हमारे बने बनाए रीति रिवाज, परंपरा, इन सबको शहर के आदमियों ने वेस्टर्न कंट्रीज की हवा लगते हुए सब बर्बाद कर दिया है। जबकि शहरी आदमी जो होता है वो सोचता है कि जीवन भाई जीने की एक चीज़ है, लाइफ इज अ शैम्पेन, बिल्कुल वाइन का ग्लास है एक लाइफ, उसको हर पल जीना चाहिए। और जब किसी की लाइफ में कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया कि कोई विधवा बन गई है कोई औरत, तो उसको दूसरा मौका मिलना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स लोग जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अर्बन एरियाज में ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं हो सकते, लेकिन ये चीज़ इस्टेब्लिश फैक्ट है कि गांव में आपको ज़्यादा रूढ़िवादी सोच रखने वाले व्यक्ति, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति मिलेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण तो सिर्फ यही है ना, लैक ऑफ एजुकेशन,
एजुकेशन नहीं है तो साइंटिफिक आउटलुक, रैशनल आउटलुक कभी आएगा नहीं। और वो गांव शहर बना नहीं है, तो जब शहर नहीं बना तो स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है तो शिक्षित नहीं है, शिक्षित जब तक कोई पर्सन नहीं होता है तो वो साइंटिफिक चीज़ों को रैशनल आउटलुक के साथ चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। स्कूली ज्ञान, टीचरों का दिया हुआ ज्ञान, किताबी ज्ञान से ही तो हमारी थिंकिंग थोड़ी मैच्योर होती है, हम सही गलत की समझ समझ पाते हैं। वरना गांव के लोग तो आज भी यही बातें करते हैं कि, या फिर जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो आज भी यही मानता है कि अगर किसी एक लड़की, एक औरत के शरीर से बार बार अगर एक लड़की ही पैदा हो रही है तो उसमें औरत की गलती है। जबकि साइंस क्या हमें बताती है, मेल स्पर्म डिसाइड करता है ना, ये तो बताओ, इसमें औरत की गलती होती है कहीं से भी नहीं ना, ये तो मेल स्पर्म डिसाइड करता है, उसके फ्यूजन के बाद ही डिसाइड होता है, तो ये तो पूरे मेल स्पर्म की गलती होती है। लेकिन आपने तो पास में इतनी घटनाक्रम देख रखी है, आपने तो मूवीज में ये रियल जो भारत के अंदर समाज के अंदर जो चीज़ें चलती थी आपने तो ये सुन रखी हैं, देख रखी हैं कि औरतों को तलाक दे दिया जाता था इस बात पर, बच्चियों को मार डालना, घर की औरतों को कोसना, दूसरी बीवी ले आना कि ये तो बेटे को जन्मी दे पा रही है, कुल और वंश आगे कैसे बढ़ेगा, जबकि गलती पूरे मर्द की। लेकिन पूरा परिवार गंवार है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है नहीं, तो वो घर की बहू को कोस रहे हैं कि तुम तो बेटियां ही पैदा करती रहती हो, तुम्हारी कोख से तो कोई लड़का जन्म ही नहीं ले रहा है, हमारा कुल और हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा सरनेम तो तुम्हारे साथ ही मर जाएगा, क्योंकि जिन बेटियों को तुमने जन्म दिया वो तो शादी करके किसी और घर चली जाएंगी, बेटा ही नहीं होगा तो फिर इस कुल और इस वंश को, इस काम धंधे को, इस कारोबार को आगे कौन बढ़ाएगा। और जब भी रैशनल आउटलुक आता है समाज में तो चीजें चैलेंज होने लग जाती हैं। लोग घर में आज भी भारत में बहुत सारी जगह पर शौचालय नहीं बनवाते, खुले में शौच करने जाते थे। रिपोर्ट्स ये आई थी, औरतों ने मर्दों को तलाक देना शुरू कर दिया था इतनी सी बात पर, क्योंकि उनके लिए वो इतनी सी बात नहीं थी कि तुम हमें एक्सपेक्ट करते हो। औरतों का ये कहना था कि तुम हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम घूंघट जो है अपने पीछे कंधे से लेकर आकर कमर तक रखें, तुम तो हमें पूरा ढका देखना चाहते हो। तुम्हारे जब माता जी आए, पिताजी आए, किचन में हम खाना बना रहे हो तो पल्लू डाल लें, घूंघट ओढ़ लें, चुन्नी डाल लें, ये तो तुम बहुत अच्छे से इज्जत करवाना जानते हो। लेकिन हमें कोई निर्वस्त्र शौच करते हुए अगर खेतों में देख रहा है, झाड़ियों में देख रहा है, तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई दूरबीन लेकर देख रहा हो, कोई कैमरे से जूम करके देख रहा हो, कोई वीडियो बना ले, कोई एमएमएस बना ले, तब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होती है। तब तुम्हारी नाक नहीं कटती है कि तुम्हारे घर की जो औरत है वो रोज सुबह लोटा लेकर चल देती है खेतों में। वैसे तुम अपने खानदान की बड़े मूछों को ताव देकर इज्जत देते रहते हो, हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा वो थे, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारी इतनी बीघा जमीन है, हमारे इतने खेत हैं, ये हैं वो हैं। औरतों ने तलाक देना जिसने शुरू कर दिया ना, मर्द कर दिया था, ऐसा हुआ था, मर्दों की अकल ठिकाने आ गई थी। तो जो लोग ये ऐसी बातें करते थे, घर में तुलसी का पेड़ है, पौधा लगा हुआ है तो आंगन में वरांडे में शौचालय नहीं बनेगा, सबने बनवाना शुरू करे। बिना औरत के बढ़ा लो अब वंश अपना आगे, कर लो अपनी मूछों को ताव देकर अपने खेत की तारीफ है, अपनी प्रॉपर्टी की तारीफ है, बता लो हम कितने बड़े रईस जमींदार हैं। लोगों की नाक कटना शुरू हो गई कि घर की बहू इस बातों पे भाग रही है। और फिर मार्केटिंग ने भी बहुत काम करा सरकार की तरफ से। कैसे? सरकार ने ये पॉलिसी लेकर आई 2014 में, मोदी गवर्नमेंट की रिमार्केबल जो इनिशिएटिव था वो यही था कि घर घर जाके शौचालय बनवाना, ओपन डेफिकेशन फ्री करना है भारत को। और फिर उसके बाद मूवीज़ आना शुरू हो गई, विद्या बालन की एडवर्टीजमेंट, लाइक जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ये उसका हैशटैग था। और अक्षय कुमार की मूवी टॉयलेट एक प्रेम का था, उसकी बीवी भी तो इसी बात पे छोड़ के चली जाती है। उसके बाद न्यू फूड हैबिट्स। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे भारत के अंदर शहर बनने लगे, शहरों का विकास होने लगा, लोग जो हैं काम धंधे में बाहर जाने लगे, गांव से निकलकर शहर जाने लगे, शादियों में जाने लगे, फंक्शंस में जाने लगे, तो वहां पर अब कोई टेबल्स तो लगी नहीं रहती कि यहाँ पर सिर्फ बैठ के ब्राह्मण खाना खाएंगे, क्षत्रिय खाना खाएंगे, वैश्य खाना खाएंगे और शूद्र जो है वो नहीं खाना खाएंगे, या फिर वो सबसे लास्ट में खाना खाएंगे। किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में, स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी है, कॉलेज में कोई फेयरवेल पार्टी है, आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ पर कोई
जो खाने पीने का आपका सुबह ब्रेकफास्ट होता है या जो मिलता है आपको, लंच होता है आपका, चाय आती है। तो लोगों को जब ये लगा यार जीवन के दूसरे एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन हम लोगों से मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ये पूछते रहें कि भाई साहब आप कौन सी कास्ट से हैं, आपका गोत्र क्या है, आपका सरनेम क्या है। तो जब फूड हैबिट्स जो फ्रीक्वेंट डाइनिंग की वजह से, मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में सेमिनार में होने वाले कंबाइंड लंच और डिनर की वजह से जब ये सारे फिनोमेना होने लगे तो फूड हैबिट्स लोगों की चेंज हो गई। तो पीपल हैव अडेप्टेड टू न्यू सोशल नॉर्म्स सच एज सेम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, जैसे आप ये शादियों में कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह में देख सकते हो। वो एक्सेप्ट करते हैं फूड प्रिपेयर्ड बाय द लो कास्ट पीपल विदाउट एनी रिजर्वेशंस। अब यहाँ पर रिजर्वेशन का मतलब कोटा नहीं है, विदाउट एनी रिजर्वेशन मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं है। आप 5 स्टार में जाते हो, किसी भी होटल में जाते हो, पहले आप कहते हो हमें शेफ की आइडेंटिटी बताओ, उसका आधार कार्ड लेकर आओ, उसका सरनेम दिखाओ, उसकी कास्ट दिखाओ, आपको बाहर ही निकाल दिया जाएगा। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका रचना आउटलुक है, जब आपने अच्छे लोगों के साथ अपने से ज़्यादा अमीर लोगों के साथ बैठना शुरू करा, लोगों ने भारत के अंदर लोगों की स्थिति परिस्थिति बढ़ी, अमीर हुए लोग, तब वो दोस्तों के वगैरह के साथ बाहर जाने लगे। तो उनके दोस्त, जैसे कोई अगर उनमें से एक ग्रुप में 5 लोगों में से एक जन बात करता भी था, भाई यार हमें यहाँ पर ये खाना नहीं खाना चाहिए, पता नहीं कौन सी कास्ट का बंदा हो, कौन से, क्या इसका सरनेम हो, क्या इसका गोत्र हो। तो बाकी 4 लोगों ने उसके ऊपर सोशल प्रेशर बनाना शुरू करा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे लोगों की थिंकिंग चेंज होने लग गई। बाकी 4 उसको क्या बोलेंगे, भाई कैसी बातें कर रहा है, एमएनसी में काम कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, 1.5 लाख तेरी सैलरी है, तनख्वाह है, इतनी नीच सोच के साथ तू काम कर रहा है, ऐसी बातें तेरे को शोभा देती है कि तू उसकी सरनेम और ये कास्ट वो पूछ रहा है। हमने तेरे से कभी पूछी? और तेरी कास्ट अगर इतनी ऊपर है भी तो तूने अचीव क्या कर लिया लाइफ में? कौन सा तू हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है स्कूल, कर क्या लिया तूने इस चीज़ का डंका बजाते हुए? ऐसे करके लोगों को जब सोशल प्रेशर या फिर जब ऐसे लोगों की ऐसी थिंकिंग का मजाक बनना शुरू हुआ, तब जाकर जो लोग हैं उनके अंदर परिवर्तन आया, उनके व्यवहार में, बोलिए में, सोच विचार में। मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ। जो शहर एरियाज वगैरह भी प्रॉपर तरीके से शहर बने नहीं है, वो गांव से शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पर ना लोग अक्सर ये वाली बातें करते हैं, आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बता दिया, वो कहेंगे अपना पूरा नाम बताओ। अच्छा आप सरनेम क्या लिखते हो, आपकी कास्ट क्या है, आपका गोत्र क्या है। अब ये चीज़ उनके इलाके में चल रही है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। किसी से हाथ मिलाने से पहले, किसी को इनवाइट करने से पहले, किसी का इंट्रोडक्शन जान रहे तो पूरा जान रहे, ताकि वो सरनेम से लोगों की कास्ट पता लगा सकें। ये चीज़ गाँव में, और जो एरियाज गाँव से भी शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं वहां पर चलती है, लोगों की मेंटेलिटी वहां पर ऐसी है। ऐसा एमपी में भी होता है बहुत सारी जगह पर, यूपी में होता है ऐसे बहुत सारी जगह पर, कहीं पर भी हो सकता है। मतलब मैं एमपी से, तो मैं आपको एमपी का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता है ग्वालियर भिंड वगैरह में मैंने देखा है सब ऐसे लोगों को बिहेव करते हुए। लेकिन ऐसे लोग अगर शहर आ जाए, माइग्रेट कर जाए, या कल को कोई एग्जाम निकाल कर डीएसपी या एसडीएम बन जाए, फिर वो अपने महफिल में, अपने ग्रुप में बैठकर ऐसी बातें करेंगे, तो उस आदमी को, शहर वाला आदमी जो है, वो बोलेगा भाई ये कितना गवार आदमी है, कितनी छोटी सोच है इसकी, गांव से आया है ना, परिवार अनपढ़ होगा, इसलिए ऐसी बातें करता है, नया नया अमीर बना है, अफसर बन गया, लेकिन औकात तो 2 पैसे की भी नहीं है, हाथ किसी से मिलाता है, सरनेम पहले पूछता है, गवार कहेंगा। तो जब लोगों को ऐसे सोसाइटी से हिटिंग मिलती है, जब स्टोन्स मिलते हैं ना, ऐसे जब बातों से पत्थर पड़ते हैं, तब लोग अपनी मानसिकता को कन्वर्ट कर लेते हैं। गांव में 2 जन बात कर रहे हैं, मान लो गांव में 2 लड़कियां वो बात कर रहे हैं कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, वो बोले यार मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र ये है, मेरा भी गोत्र ये है।
क्या बात है। लेकिन उस व्यक्ति का, उस लड़के का 12th के बाद अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, नीट वो क्वालिफाई कर ले, एमबीबीएस डॉक्टर की लाइन में वो चला गया है, इस फील्ड में चला गया है, अकाउंटेंसी की फील्ड में चला गया है, सीए बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए आईटी की फील्ड में चला गया है, शहर आ रहा है एमआईटी यूनिवर्सिटी पढ़ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने, तब वो ऐसी बातें नहीं कर सकता कॉलेज में, क्योंकि उसने 4-5 बार अगर ऐसी बातें करी, शहर के बच्चे उससे कटने लगेंगे कि तो गवार है, गांव का देहाती है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। बताओ ऐसा रियलिस्टिक है कि नहीं है, बताओ। आप लबासना में जाकर हाथ मिलाते मिलाते सबसे पूछोगे क्या, पूरा नेम बताओ, गोत्र बताओ, अपना सरनेम बताओ, आपको लगता है उसके बाद आपकी रेपुटेशन रहेगी लबासना में बैचमेट्स के सामने? सोच के बताओ। आप अगर हर किसी से हाथ मिलाते हुए सबसे ये वाला काम करने लगो, कहीं पर भी आप अपने ऑफिस जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो ये अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आपका अंडर डेवलप्ड एरिया है, तब तो आपके यहाँ ऐसी बातें होती होंगी। शहर में अगर आप, यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ऐसी बातें करने लगो, आपका ग्रुप क्या बहुत ब्रॉड रहेगा, आप क्या बहुत इज्जत रहेगी आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? बताओ आर्यन, लबासना में अगर आप ऐसी बातें करने लगो, सबसे सबका गोत्र पूछ रहे हो, सरनेम पूछ रहे हो, रिलीजन पूछ रहे हो, आपकी बहुत रेपुटेशन रहेगी लबासना में, गवारी तो कहेंगे ना लोग। तो इन सब चीज की वजह से इसको कहते हैं सोशल एटिंग। सोशल एटिंग मतलब कभी कभार हम दूसरों की तानों की वजह से भी कुछ कुछ हरकतें अपनी चेंज कर लेते हैं, जिसको हम बड़ा 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 प्राउडली लेकर घूम रहे होते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने क्या बोला, कभी कभार हम कुछ ऐसी हरकतें चेंज कर लेते हैं जिसको हम प्राउडली लेकर घूम रहे हैं समाज में, क्योंकि नजरें जब लोगों की चेंज हो जाती है हमें लेकर। अब मान लो आप बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, और आपकी आदत है गले में गमछा लटका कर घूमने की, जो कि अक्सर अक्सर लड़के लड़कियां करते हैं कि मतलब मुंह ढकने के लिए स्कूटी से लड़कियां, मैंने अक्सर देखा है एमपी में, यूपी में लड़कियां आ रही हैं तो स्कूटी से अपना मुंह ढकने के लिए, स्कॉर्चिंग हीट से बचने के लिए, धूल डस्ट वगैरह से बचने के लिए वो मुंह ढक लेती हैं, लड़के गमछा बांध लेते हैं। लेकिन अगर आप शहर में आपकी दोस्ती एलीट ग्रुप ऑफ लोगों के साथ अगर हो गई है, जिनका रोज कॉलेज गाड़ियों से आना जाना है, जो अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, और जिनके लिए ये गमछा वगैरह ये सब ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन मार्केट टाइप समझते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस ग्रुप में रहने से मेरी आइडेंटिटी डेवलप होगी, तो आप ना उनके जैसा बन जाओगे, आप उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करोगे। इस चीज के कितने चांसेस है निर्वैर कि आप अगर किसी लड़की को जिम में अगर अप्रोच करो और आपके मुंह में अगर गुटखा है तो वो आपसे बात करेगी? कितने चांसेस हैं इसके? आप उसके सामने पान खा रहे हो, वहीं थूक रहे हो, कितने चांसेस हैं कि लड़कियां आपसे इंप्रेस हो जाएंगी इस एटीट्यूड की वजह से? जीरो ना। तो मैं वही कह रहा हूँ बहुत बार। और जैसे मान लो कि कोई आप में से कोई गुटखा खाता है, पान खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो आप दोस्तों के सामने तो बड़े कूल हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, और फिर एक पान की पिचकारी मार देते हो। ये वाला काम आप शहरों में आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो। दिल्ली मेट्रो की बात कर लो, दिल्ली मेट्रो में अगर आप च्युइंगम भी एक ट्रैक के ऊपर थूक दो ना, 2,000 रुपये की पेनल्टी है आपके ऊपर। और भारतीय रेलवे ट्रैक पर लोग सूसू करके चले जाते हैं। मेट्रो में आप ईटेबल्स अलाउड नहीं है, सीआरपीएफ ऑफिसर्स घूमते हैं अंदर, फर्स्ट कोच लेडीज के लिए रिजर्व रहता है। वहां पर आप खड़े भी हो गए गलती से, 200 रुपये का फाइन आपको देना पड़ेगा। बेनी कैसे, मैं तो जानता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो पहली बार आया। चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब लोग अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन अपनाने लगे, ये भी एक नया फीचर बन गया है। और अब लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी भी है कि अगर हाँ भाई ये पर्सन अगर टैलेंटेड है, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, तो हम इसके ट्रेडिशनल रोल में इसको बांध कर क्यों रखें? अगर कोई एक पर्सन कास्ट से ब्राह्मण है लेकिन वो एक अच्छा व्यापारी है, तो वो व्यापारी बन जाएगा। एक पर्सन अगर वैश्य है कास्ट की फॉर्म में, और अगर वो
पढ़ाता बहुत अच्छा है, उसकी एक्सप्रेशन पावर बहुत अच्छी, तो वो टीचर बन जाएगा। और ये चीज़ें होने लगी हैं, इसकी वजह से भी कास्ट का फैक्टर जो है वो बहुत वीक बना है। टॉपिक से भटकना मत, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कास्ट सिस्टम नई तरीके से कैसे इवॉल्व हुआ है। अब ट्रेडिशनल अपने कास्ट के रोल से लोग बाहर आने लगे हैं। ब्राह्मण जो हैं वो आर्मी में जाने लगे हैं, वो सीआरपीएफ ऑफिसर्स हैं, वो व्यापारी हैं। और बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं उनकी हालत बद से बदतर है, तो वो भिखारी भी हैं, रेड लाइट पर भीख भी मांग रहे हैं। जो वैश्य हैं उनका काम था ट्रेडिंग करने का, पैसा कमाने का, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन टू टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो। और लोअर कास्ट के लोगों की पोजीशन में इंप्रूवमेंट भी देखी गई है। जो स्टेप्स सरकारों ने लिए हैं उन स्टेप्स की वजह से लोअर कास्ट के लोगों की जो पोजीशन है वो बढ़ी है, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। और ये जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हमने पढ़े थे, लाइक एफर्मेटिव एक्शन, यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज, लैंड रिफॉर्म्स, मंडल कमीशन, और मिड डे मील स्कीम में जो कुक हैं, जो बावर्ची हैं, वहाँ पर सबको जगह मिलना, चाहे वो शूद्र हो चाहे कोई भी हो। हाँ, ऐसे मैंने आपको एथिक्स की केस स्टडी बताई थी। कुछ जगह पर आपत्तिजनक विवाद, कमेंट्स या कुछ लोगों की धरना प्रदर्शन जैसी चीज तो हो सकती है, क्योंकि कास्ट ने जितनी गहरी तरीके से जड़ें अपनी बना रखी थी भारत के समाज के अंदर, वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो उस पेड़ को, कास्ट के उस पेड़ को उखाड़ फेंकने में, उसकी जड़ों को निकालने में टाइम भी तो लगेगा। अब आपने ये चीज हमेशा सुनी है क्या? मैंने तो आपको एक केस स्टडी बताई थी, हिंदू का एक एडिटोरियल बताया था। लेकिन ये विवाद क्या अक्सर सुनते हो आप? क्या ये बहुत फ्रीक्वेंट है क्या कि आप ये सुन रहे हो कि पेरेंट्स जो हैं वो बार बार अलग अलग स्कूल जाकर कंप्लेन करने जा रहे हैं कि वहां पर जो है वो शूद्र है, जो कुक है आपने जो रख रखा है, उसकी तो कैटेगरी हमारे गांव में चमार की थी, आप उसका हाथों से बनवाए हुए खाना हमारे बच्चे को क्यों खिलवा रहे हो? ये फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हैं क्या हमारे भारत के? इक्की तुक्की जगह में ही सालों साल में कभी ऐसी खबरें आती है ना, बताओ। और क्या प्रशासन, क्या पेरेंट के प्रेशर के चलते उसको को निकाल देता है क्या? नहीं ना। मैंने बताया था ना आपको, गलत मैसेज आता है फिर ऐसे। तो लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया? गुड, ठीक है। कोई डाउट? डाउट है क्या कोई? अबे गूंगो बोलो हाँ या ना। नहीं है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।